Hello everyone, I welcome you all in BA first year and second semester history. In this unit, we will discuss about foreign invasions in India, Parthian, Shaks and Kushanas. ये तीन फॉरेन पावर्स इंडिया के अंदर आई थी मौर्यन एम्पायर के बाद, और इनके बाद गुप्ता एम्पायर आता है। मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक रूल किया था और इन दोनों एम्पायर ने पूरे नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को कंसोलिडेट कर रखा था। सबसे पहले हम पार्थियन एम्पायर को डिस्कस करेंगे। कहाँ से ये लोग आए थे हमारे इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर इन्होंने कितने टाइम तक रूल किया, और इनके आने की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पार्थियन एम्पायर का राइज कैसे होता है इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेल्यूसिड एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें इसके बारे में जानना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तभी हम पार्थियन एम्पायर को अच्छे से समझ सकेंगे। अलेक्जेंडर ने एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था जिसका नाम था मैसेडोनियन एम्पायर। ओके, ये अलेक्जेंडर ने क्रिएट किया था और इस एम्पायर को उसने काफ़ी सारे इस एम्पायर के डिवीजन कर रखे थे। उसमें एक जनरल था जिसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने अपना खुद का एक एम्पायर उस पूरे मैसेडोनियन एम्पायर में से क्रिएट किया जिसका नाम है सेल्यूसिड एम्पायर। और इसी सेल्यूसिड एम्पायर के जब बहुत सारे डिवीजन होते हैं, क्योंकि एक रूलर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो इतने बड़े रीजन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके, इसीलिए वो अपने जनरल बनाते हैं। ठीक है, अब सेल्यूसिड एम्पायर के अंदर भी एक जनरल बनाए गए। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, जो पूरा सेल्यूसिड एम्पायर था उसके अंदर मान लो ये वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ से पार्थियन एम्पायर का राइज होता है और अल्टीमेटली यहाँ का जो जनरल था वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो इस पूरे सेल्यूसिड एम्पायर पर विजय प्राप्त करता है और उसके बाद वो इंडिया में आता है। ठीक है, चलिए अब ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया, अब हमारे लिए ईजी होगा आगे समझना। ऑल्सो नॉन एज अर्सक एम्पायर, अर्सक पहला किंग था इस पूरे पार्थियन एम्पायर का। ठीक है, फाउंडेड बाय अ मेंबर ऑफ पर्नी ट्राइब, पर्नी एक ट्राइब है, उसका एक मेंबर है, उसने इस एम्पायर को क्रिएट किया है। ठीक है, अर्सक फर्स्ट वाज अ गवर्नर एंड लीड रिबेलियन अगेंस्ट सेल्यूसिड एम्पायर। देखो यहाँ पे ये जो अर्सक एम्पायर है ये इन्होंने क्रिएट किया, एक पर्सन है जिसका नाम है अर्सस। ठीक, इसने इस पूरे सेल्यूसिड एम्पायर के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। ये एक जनरल था। ठीक है, पावर बढ़ती गई, पावर बढ़ने के साथ इसने यहाँ पर भी अटैक कर दिया पूरे एम्पायर पर। ठीक है, पार्थियन एम्पायर के लोग एंशियंट इरानियन लोग थे। ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मॉडर्न ईरान, जो आज मॉडर्न डे ईरान का पार्ट है, वहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से ये लोग आए थे। ओके, एक्सटेंडेड फ्रॉम द ईस्टर्न मेडिटेरियन टू द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मेडिटेरियन से लेके इंडिया के बॉर्डर्स तक इनका पूरा एम्पायर था। एस्टेब्लिश्ड देयर कैपिटल नियर प्रेजेंट डे बगदाद, आज जो बगदाद का रीजन है उसके आसपास ही इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी बनाई थी। इनकी आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा ये लोग फोर्सेस का यूज़ करते थे। रोमन एम्पायर वॉज कॉन्टेम्प्रेरी टू दैम, ये जो पार्थियन एम्पायर है जब ये बहुत पावर में आ गया था, सेल्यूसिड एम्पायर को इसने हरा दिया, उस टाइम पर इनके जो कॉन्टेम्प्रेरी थे वो थे रोमन एम्पायर। और रोमन्स और ये दोनों इनके बीच में काफ़ी सारे बैटल्स होते थे और रोमन एम्पायर भी कुछ कम पावरफुल नहीं था। ठीक है, बहुत पावरफुल था। सो अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे पार्थियन एम्पायर का राइज होता है। अब हम देखते हैं इंडो पार्थियन किंगडम कैसे बनता है। देखो, इंडो पार्थियन किंगडम वो वाला रीजन है या वो किंगडम का हम पार्ट समझते हैं जब ये लोग इंडिया के अंदर आए थे और इंडिया के रीजन्स के अंदर इन्होंने इन्वेड किया, यहाँ पर जो किंगडम एस्टेब्लिश किया उसको हम इंडो पार्थियन किंगडम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस किंगडम की स्थापना गोंडोफेरेंस ने की थी। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड अलोंग सिल्क रोड, सिल्क रोड के अलोंग जो भी ट्रेड होता था उसके अंदर इनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल था। इन्फ्लुएंस ऑफ पार्थियन आर्ट कैन बी सीन इन इंडियन स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल, हमारे इंडियन स्कल्पचर्स के अंदर और आर्किटेक्चर के अंदर हम पार्थियन आर्ट का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। जोरोस्ट्रियन बिलीफ के लोग थे ये। मिलिट्री वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कैवलरी एंड नॉन फॉर इट्स मोबिलिटी एंड आर्चरी स्किल्स के लिए ये जाने जाते थे। अब इम्पैक्ट ऑफ पार्थियन कॉन्फ्लिक्ट, पार्थियन कॉन्फ्लिक्ट का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। इन्होंने हमारे इंडिया के काफ़ी सारे किंगडम के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे। इनकी प्रेजेंस की वजह से हमारे इंडियन किंगडम्स ने भी अपनी डिफेंसेस, अपने अलायंसेस को भी स्ट्रेंथन कर लिया था। राइज ऑफ रीजनल पावर्स लाइक कुशान्स एंड शक फॉस्टर्ड कल्चरल इंटीग्रेशन, देखो जब ये लोग आए थे, पार्थियंस ने अटैक किया था, उस टाइम पे कुशान्स और शक इन दोनों पावर्स का भी राइज हो रहा था। ये दो एम्पायर भी हमारे इंडिया के अंदर थे। ठीक है,
कुशान्स थोड़े लेट आए थे। शाक्स जो हैं ये लोग इनके कॉन्टेम्प्रेरी तो नहीं मान सकते, थोड़ा सा इनके बाद ही आते हैं, ठीक है। वीकनिंग ऑफ पार्थियन एम्पायर, ये एम्पायर कैसे वीक होता है? अलॉटेड न्यू पावर्स, नई पावर्स आ गई, जैसे कुशान्स आ गए, गुप्ता एम्पायर आ गया, उसके बाद इनकी जो पावर थी वो ख़त्म होगी। बाकी इनका हमारे इंडिया के जितने भी किंगडम्स हैं, इंडियन किंगडम्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था, ठीक है। सो ये पार्थियन एम्पायर का राइज होता है। लेकिन देखो ये हमारे इंडिया के कुछ ही पार्ट के अंदर रूल कर पाता है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरे हमारे इंडिया के ऊपर ही। देखो यहाँ पे ये पाकिस्तान वाला रीजन है और हमारे इंडिया का कुछ रीजन अभी प्रेजेंट डे इंडिया, सो इस थोड़े से रीजन के अंदर ही ये लोग इन्वेड कर सके और यहाँ पे इन्होंने अपना किंगडम बसाया। बाकी आगे ये ज़्यादा नॉर्थ और साउथ के अंदर नहीं बढ़ पाते, ठीक है। नेक्स्ट, द शाकाज इन इंडिया, इनको हम इंडोसीथियन भी बोल सकते हैं। ये एक नोमैडिक ट्राइब का ग्रुप था, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन स्टेपी से ओरिजिनेट होते हैं। ये अपनी हॉर्स राइडिंग स्किल्स, वॉरियर कल्चर, इन सब के लिए जाने जाते हैं और ये ईरानियन लोगों से भी काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। आगे ये लोग ईरानियन लैंग्वेज बोलते हैं और जोरोस्ट्रियनिज्म एक रिलीजन है उसको ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इन्होंने इंडिया के अंदर 2nd सेंचुरी BC के अंदर इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था। मॉस इज क्रेडिटेड विद कंसोलिडेटिंग शाक पावर इन इंडिया, इंडिया के अंदर इस पावर को, जो शाक पावर है, इसको कंसोलिडेट करने का श्रेय मॉस को जाता है। एक्सपेंडेड शाक टेरिटरीज इनटू पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और पंजाब के कुछ पार्ट्स के अंदर इनकी जो पूरी ये टेरिटरी थी वो एक्सपेंडेड थी। They established themselves prominently in the region of Gandhara, began expanding into western regions, particularly Gujarat and Rajasthan. इनका जो प्रोमिनेंट रीजन था जहाँ पे ये लोग रहते थे, जहाँ पे इन्होंने रूल किया, वो था गंधारा, और यहाँ से ये लोग वेस्टर्न रीजन्स के अंदर, पर्टिकुलरली गुजरात और राजस्थान वाले रीजन्स के अंदर इन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया अपने पूरे एम्पायर को, ओके। कंट्रोल्ड की ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया टू सेंट्रल एशिया, इन्होंने उनकी ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल कर रखा था जो सेंट्रल एशिया को इंडिया से कनेक्ट करते हैं। फैसिलिटेटेड ट्रेड इन गुड्स सच एज स्पाइसेस एंड प्रेशियस स्टोन, इन सब के अंदर जो ट्रेड होता था उसको ये लोग फैसिलिटेट करते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप्स, ये अपने साथ नई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और क्रॉप्स वगैरह लेकर आए थे। contributed to the evolution of Indo-Greek and Indo-Scythian artistic traditions, known for their religious tolerance, अपने religious tolerance के लिए ये लोग जाने जाते थे। Organized into a hierarchical structure with rulers, warriors, merchants, farmers and formal distinct social classes, देखो इनकी जो पूरी सोसाइटी थी उसके अंदर भी hierarchical structure के अंदर divisions थे। ये लोग ईरानियन लैंग्वेज बोलते थे। इन्होंने लोकल स्क्रिप्ट्स को भी अडॉप्ट किया, जैसे ख्रोस्ती और ब्राह्मी, इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब करवाया। पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म, देखो बुद्धिज्म को ये लोग सपोर्ट करते थे, इसीलिए इन्होंने बहुत सारे स्तूपास और मोनेस्ट्रीज बनवाई। ये हिंदुइज्म के भी कुछ एलिमेंट्स को एम्ब्रेस करते थे। इनके डिक्लाइन के बाद नई पावर आती है, डेट इज़ कुशान्स, और उसके बाद जब ये पूरा इनका रूल ख़त्म होता है उसके बाद कुशान्स आते हैं, और कुशान्स के बाद गुप्ता एम्पायर आता है, ठीक है। कुशान्स भी बहुत पावरफुल रूलर्स थे। अब हम पढ़ते हैं कुशान्स के बारे में, चलिए। कुशान्स भी सेंट्रल एशिया से आए थे। इन्होंने इंडिया के अंदर 1st सेंचुरी CE के अंदर इन्वेड किया। ये मेजर रूलिंग ग्रुप रहा पोस्ट मॉडर्न पीरियड का। देखो जब मॉडर्न पीरियड ख़त्म होता है, ठीक है, उसके बाद कोई इतना पावरफुल रूलर नहीं आता, इतना पावरफुल एम्पायर नहीं आता है जितना कि मौर्यन एम्पायर था। और अगर मौर्यन एम्पायर के बाद कोई मेजर रूलिंग ग्रुप आता है तो वो कुशान्स थे। कुशान्स यूची नाम के एक नोमैडिक ग्रुप की ब्रांच है, ओके। देखो चाइना के अंदर जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी उसके बाद इस साइड पे कुछ जो नोमैडिक ग्रुप्स हैं वो रह गए थे, उनके अंदर ही कुशान्स को माना जाता है कि ये भी वहीं से ही, जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी उसके बाद ये लोग इस तरफ आए, हमारे इंडिया की तरफ आए, ठीक है। 5 क्लैंस थे उसके अंदर, ये जो पूरा जो यूची ट्राइब है ना, इसके 5 क्लैंस थे, उसमें से एक जो क्लैन है डेट इज़ कुशान्स। इनका एम्पायर बहुत बड़ा था, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से चाइना के कुछ पार्ट्स को अगर मिला लिया जाए, ठीक है। और इंडिया के अंदर मथुरा, और मथुरा से गंगा प्लेन से लेके भागलपुर इन बिहार तक इन्होंने अपना पूरा एम्पायर बना रखा था इंडिया में। ड्यूरिंग द कुशान्स पीरियड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया इंक्रीज्ड ग्रेटली। देखो हमारा जो इंडिया है वो एशिया के साउथ में है, ठीक है, और सेंट्रल एशिया के अंदर और साउथ एशिया के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए इनके आने के बाद और इनके टाइम पीरियड पे।
ड्यूरिंग कनिष्काज रूल, कनिष्क जो है ये एक कुषाण रूलर थे। इनके रूल के टाइम पे एम्पायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा सिल्क रूट के अंदर। दे हैड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इंडो रोमन ट्रेड, इंडो रोमन ट्रेड के साथ इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे थ्रू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट से, ठीक है, इस वाले रीजन से इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे इंडो रोमन ट्रेड के साथ। First ruler was Caligula Cadphises. He adopted the title of Great King, Kings of Kings on coin. इन्होंने अपने कॉइन्स के ऊपर, जो इनके फर्स्ट रूलर थे, उन्होंने ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग्स जैसे टाइटल्स को अडॉप्ट किया था। दूसरे रूलर हैं जिनका नाम है वशिष्ठा। इन्होंने देवा मानुषा का टाइटल अडॉप्ट किया। इसका मतलब होता है गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, ठीक है, ये हमें कामरा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। चलिए, मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सपेंशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का फर्स्ट। कनिष्का फर्स्ट जो थे, इनकी रेन के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेरिटरी को इन लोगों ने एक्सपेंड किया था। एंड रबातक बैक्टीरियन इंस्क्रिप्शन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। द कुशानाज रिलीम एट द टाइम ऑफ कनिष्का एक्सटेंडेड टू द सिटीज ऑफ सकेत, कोशाम्बी, पाटलिपुत्रा एंड श्री कैंपा इन गंगा यमुना वैली। सो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कनिष्का के टाइम पे उन्होंने कौन कौन सी सिटीज़ के अंदर इस पूरे एम्पायर को एक्सटेंड किया। स्टैचू ऑफ कनिष्का नियर मथुरा, मथुरा के अंदर ही इन्होंने ज़्यादा मतलब जो इनका पूरा एम्पायर था ना, उसका सेंटर मथुरा था, ठीक है। सो मथुरा के अंदर हमें कनिष्का का एक स्टैचू मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग्स, सन ऑफ गॉड, यूनिवर्सल एम्परर, ठीक है। दे बोरो टाइटल फ्रॉम द पर्शियंस, चाइनीज एंड द रोमन्स। इन्होंने पर्शियन, चाइनीज, रोमन इन सबसे टाइटल्स को बोरो किया था। महाराजा तिराजा मीन्स किंग ऑफ किंग्स का टाइटल अडॉप्ट किया। उसके बाद देवी पुत्रा मीन्स सन ऑफ हेवन, सॉटर मीन्स सेवियर और सीजर का टाइटल अडॉप्ट किया। अगर इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात करें, सो इनके कॉइन्स के ऊपर हमें इरानियन रिलीजियस आइडियाज़ डोमिनेंट मिलते हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे लोकल डिविनिटीज़ की जो फोटोज़ हैं या इमेजेस हैं उनको कॉइन्स के ऊपर डिपिक्ट करवाया था, ठीक है। गॉड्स वर्शिप्ड बाय द कुशान्स वर द इरानियन ओरिजिन। और ये कुशान्स जो लोग थे, ये जितने भी गॉड्स को वर्शिप करते थे उन सब का ओरिजिन इरानियन ओरिजिन के गॉड्स थे वो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा एज बूडो, और बुद्धा को बूडो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है इनके एम्पायर के अंदर या इनके टाइम पीरियड के अंदर। द रिलीजियस इंक्लिनेशन वॉज बेस्ड ऑन बैक्टीरियन क्रीड्स, और इनका जो रिलीजियस झुकाव था वो बैक्टीरियन क्रीड्स के बेसिस पर था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलेक्जेंड्रियन एंड रोमन डेटीज़, रोमन डेटीज़ और अलेक्जेंड्रिया का रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है, और साथ ही ये प्लूरलिस्टिक रिलीजियस पॉलिसीज़ या फिर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। शक, द पार्थियन एंड द कुशान्स ग्रेजुअली मर्ज इनटू इंडियन सोसाइटी। ये धीरे धीरे ये तीनों फॉरेन पावर्स इंडियन सोसाइटी के अंदर मर्ज हो जाती हैं। ये एज अ वॉरियर्स आए थे हमारे इंडिया के अंदर। मोस्ट ऑफ देम वर एब्जॉर्ब्ड इन द इंडियन सोसाइटी एज क्षत्रियास। दे इशूड वेरियस गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। ये सारे कॉइन्स इन्होंने इशू कराए थे। इनके बाद फिर हमारे इंडिया के अंदर एक नई पावर का राइज होता है, डेट इज़ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो, सबसे पहले मौर्यन एम्पायर आता है। मौर्यन एम्पायर बहुत पावरफुल था, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के बाद अगर कोई पावरफुल एम्पायर आता है या कोई पावर आती है तो वो कुशान्स थे, ठीक है। क्योंकि देखो, जो शक हैं या फिर जो पार्थियंस हैं, इन्होंने इंडिया के बहुत ही थोड़े से पार्ट के अंदर ही रूल किया था और इतना लंबा टाइम पीरियड इनका नहीं रहा, ठीक है। वहीं पर अगर हम कुशान्स की बात करेंगे, एक ऐसी फॉरेन पावर थी जिसका इंडिया के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस था, और इनके डिक्लाइन के बाद यहाँ पे गुप्ता एम्पायर का राइज होता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि गुप्ता एम्पायर का राइज तब होता है क्योंकि कुशान्स जो थे ना, इन्होंने भी डिवीजन कर रखे थे रीजन्स के अंदर, और वहाँ पे किसी गवर्नर को बिठा दिया और वो उस रीजन पर कंट्रोल करेंगे या रूल करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से कुशान्स ने ये किया, ठीक है। गुप्ता एम्पायर की जिसने नींव रखी, वो पर्सन कुशान्स के अंदर, कुशान के रूल के अंदर एज अ फ्यूडेटरी था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि गुप्ता एम्पायर के जो रूलर्स हैं वो वैश्यास वर्ण के थे, ठीक है। वैश्यास थे, जैसे ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास हैं। क्षत्रियास को रूलर माना जाता था, ठीक है, लेकिन वैश्यास को मर्चेंट्स माना जाता था, इनको रूलर नहीं माना जाता था। सो जब गुप्ताज रूल करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनके सामने चैलेंज ये था कि ये लोग, ऐसा माना जाता है कि वैश्यास थे, ठीक है, लेकिन रूल्स क्षत्रियास कर सकते हैं। सो अपनी पावर को लेजिटिमेट दिखाने के लिए इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है। सो ये गुप्ता एम्पायर की स्टार्टिंग होती है कुशान्स के डिक्लाइन के बाद।
सो गुप्ता एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे वाली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम गुप्ता एम्पायर को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई थिंक ये जो पूरा टॉपिक है, ये फॉरेन इन्वेजन्स जो हुए थे मौर्यन एम्पायर के बाद, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।